एक बार फिर आप लोगों का इस व्याख्यान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे स्नेहीजनों, आज हम वापस आपके सामने मुखातिब हो रहे हैं। और हम इस आज की जो क्लासेस हैं या आज की जो हमारी जो क्लासेस हैं वो हमारी हिंदी भाषा का उद्भव एवं उसके विकास के बारे में अपनी क्लास होगी। तो मित्रों, मैं आप सभी को यह बता देना चाहूँगा कि हम भारतीय आर्य भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं और भारतीय आर्य भाषाओं का अध्ययन करते हुए हम 2 कक्षाएं जारी कर चुके हैं। और आज अपनी यह तीसरी कक्षा या तीसरा यह वीडियो आज जारी हो रहा है, जिसमें हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, मैं आप लोगों को यह बता देना चाहूँगा कि ये जो भाषा का उद्भव एवं उसका विकास है, उस विकास को लेकर या हमारी हिंदी भाषा का उद्भव किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में हम बहुत तात्विक विवेचन कर रहे हैं। और इस तात्विक विवेचन का मतलब हमारे सामने इस प्रकार से प्रकट होगा कि हमारे से जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जिस प्रकार से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो कंपटीशन एग्ज़ाम्स ये हैं जैसे नेट हो गया, जेआरएफ है, सेट है, स्कूल व्याख्याता है या वरिष्ठ अध्यापक है। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा ये जो पाठ्यक्रम है कॉलेज प्रवक्ता के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी जारी होती हैं या पीएससी के द्वारा जो वैकेंसी जारी होती हैं, उस वैकेंसियों में हिंदी विषय से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया होता है उससे ही संबंधित हम आज का अध्ययन बिंदु लेकर के आ रहे हैं। और उन अध्ययन बिंदु को लेकर के हम बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के सामने उपस्थित रखेंगे या बहुत सारे प्रश्न हम आपके सामने बहुत सारे प्रश्न लेके आएंगे। और वे प्रश्न ऐसे हैं जो प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में या हिंदी विषय से संबंधित जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम से वो प्रश्न जुड़े हुए हैं। तो मित्रों, आज हम अपना अध्ययन बिंदु लेके आ रहे हैं और वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो मैं यहाँ एक बार नामोल्लेख करूँगा। अपना विषय है आज आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम इसके बारे में यह आज पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारा ये आधुनिक समय है या भाषा की दृष्टि से हमारा जो आधुनिक समय है वो 1000 ईस्वी से शुरू होता है। और हम पहले भी बता चुके हैं कि इस 1000 ईस्वी का मतलब यह है कि हमारी हिंदी भाषा जो है, हमारी हिंदी भाषा है, उसके प्रारंभिक चरण इस समय से दिखाई देने लगते हैं। तो मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें इसके बारे में बहुत ही गहराई से हमें अध्ययन करना है। और अध्ययन करने से पहले हम विभिन्न विद्वानों के जो मत हैं या विभिन्न जो भाषा वैज्ञानिक हैं, उन भाषा वैज्ञानिकों ने इस भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है, या हम यह कहें कि इस आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है। इसका ही मुख्य रूप से वर्गीकरण क्यों किया? क्योंकि यह हमारे सामने एक प्रश्न उठाता है कि हमारी हिंदी का उद्भव कब से होता है। और हिंदी का उद्भव 1000 ईस्वी से, जब हम सभी आचार्य लोग या हमारे हिंदी साहित्य के जो इतिहासकर्ता हैं उन्होंने सभी ने एक मत होकर के यह स्वीकार कर लिया कि हिंदी के जो प्रारंभिक चरण हैं वो 1000 ईस्वी से शुरू होते हैं। तो हम 1000 ईस्वी से ही आधुनिक युग को लेकर के इसका आधुनिक युग का ही नाम से संबोधित करते हैं। तो मित्रों, मैं एक बार इसकी पूर्व पीठिका के बारे में बता देना चाहूँगा कि इससे पहले हम कौन कौन सी भाषाओं का अध्ययन कर चुके हैं। वो भाषाएं हमारे सामने, एक तो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, जो हम पहले वीडियो में इसको जारी कर चुके हैं। और इसका समय हमने ये बताया 1500 ईसा पूर्व से लेकर ये 500 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा। फिर मित्रों, हमने 2 नंबर पे लिया। 2 नंबर पे हमने इसी का वर्गीकरण किया था, वो किया इस प्रकार से किया, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के रूप में किया। और इसका समय काल हमने इस प्रकार से बताया कि यह समय 500 ईसा पूर्व से लेकर
500 ईसा पूर्व से लेकर हमारे सामने 1000 ईस्वी तक आता है। और 1000 ईस्वी का मतलब ये है कि इस समय हमारे सामने एक प्रमुख रूप से भाषा बाहर निकल के आती है जिसका नाम है अपभ्रंश। और अपभ्रंश का ही एक रूप हमारे सामने प्रकट होता है, वो है आओहट के रूप में। तो मित्रों, यही हमारी आओहट आगे जाकर के हिंदी भाषा में किस प्रकार से बदलती है, उसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, ये हमारा एक प्रकार से भाषा का वर्गीकरण था। आज हम इसके बारे में अच्छी तरह से तात्विक विवेचन करेंगे। जो हमारी भाषा का उद्भव एवं विकास से संबंधित जब हम वर्गीकरण पढ़ते हैं, तब हमारे सामने तीसरा पार्ट बाहर निकल के आता है जिसका नाम है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। और जिसका समय हमने यहाँ लिखा, जिसका समय 1000 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी से लेकर ये मित्रों अब तक निरंतर रूप से या सतत रूप में ये है जारी है कि हिंदी भाषा में किस प्रकार से सुधार हो रहा है और उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, इसी का हम अध्ययन करेंगे। और वो परिवर्तन किन किन बोलियों के रूप में हो रहा है, यही हम आज इसकी तात्विक व्याख्या करेंगे। तो मित्रों, हम इसको शुरू करने से पहले हम यह लेंगे या इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे कि बहुत सारे भाषा वैज्ञानिक हैं और उन भाषा वैज्ञानिकों ने इस आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया। यही बात हमारे सामने मुख्य रूप से प्रश्न के तौर पर या कंपटीशन एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, उनसे वो यहाँ से हमारे बहुत इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। तो मित्रों, हम इसी को लेकर के कहेंगे कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो काल रहा है, इस काल को विभाजन करने में बहुत सारे भाषा वैज्ञानिक इसका अलग अलग वर्गीकरण करते हैं। और वे बहुत सारे भाषा वैज्ञानिक हैं, जैसे मैं उनका नाम उल्लेख करूं, जैसे मैं ये कहूं, एक तो हमारे सामने आते हैं हर्सले, जिन्होंने इस समय को विभाजन किया है या इस समय जिस प्रकार से हमारे देश में जिस प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी उनका विभाजन किया है या वर्गीकरण किया है। दूसरा हमारे सामने आता है मैक्स वेबर पाश्चात्य या जर्मन के भाषा वैज्ञानिक है या समाजशास्त्री हैं, और उस समाजशास्त्री ने भी हमारे भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण किया था। और तीसरा हमारे सामने आता है जिसका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। और जॉर्ज ग्रियर्सन मित्रों, जॉर्ज ग्रियर्सन के नाम से सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन कौन है। जॉर्ज ग्रियर्सन वो ही हैं जो हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम साहित्यकार हैं। ये कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन हमारे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने वाले जो हमारी हिंदी भाषा का इतिहास लेखन में पहला योगदान इन्हीं का नाम आता है। और इन्होंने भी हमारी हिंदी भाषा का या आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया था। फिर हमारे सामने नाम आते हैं, वो हैं डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। तो मित्रों, यह भी नाम हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। और उसके बाद में हमारा नाम या इस वर्गीकरण में नाम आता है, उनका नाम है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो मित्रों, ये धीरेन्द्र वर्मा भी हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं, क्योंकि इन्होंने साहित्य का संपादन किया था या हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया था। ये संपादनकर्ता यही डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के रूप में है। तो मित्रों, हम इनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से वर्गीकरण किया, किसका, भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया, और यही हम आज इसकी व्याख्या करेंगे। तो मित्रों, हम सबसे पहले हम वर्गीकरण के रूप में लेंगे जिसका नाम है हर्सले। तो हर्सले के बारे में हम यह कहेंगे कि हमारी हिंदी भाषा का वर्गीकरण करने वाले या किसका, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में वर्गीकरण करने वाले प्रथम विद्वान हमारे सामने हर्सले के रूप में आते हैं। और हर्सले ने एक पुस्तक लिखी थी, हर्सले ने एक ग्रंथ लिखा था या एक कृति की रचना की थी, और उस कृति का नाम है कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द गोडियन लैंग्वेज के नाम से है। मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ, यहाँ है COMPERATIVE, कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द गोडियन लैंग्वेज। तो मित्रों, इसके नाम से ये पुस्तक है
ये हर्षले जी की लिखी हुई एक पुस्तक है और इस पुस्तक में एक नाम विशेष दिया है और वो नाम विशेष हमारे सामने क्या है वो देखिएगा। नाम विशेष मित्रों ये हमारे सामने ये गौड़ियन है। गौड़ियन का मतलब ये गोड़ प्रांत है। ये क्या है मित्रों? ये गोड़ प्रांत है और गोड़ प्रांत मुख्य रूप से हमारे भारत देश में इस समय किस समय हम मित्रों 1000 ईस्वी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम 1000 ईस्वी की बात कर रहे हैं और 1000 ईस्वी के आसपास एक हमारे देश में ये प्रांत हुआ करता था जिसका नाम है गौड़ियन। और गौड़ प्रदेश मुख्य रूप से हमारे देश में बंगाल का जो क्षेत्र है उस बंगाल में गौड़ वंश का शासनकाल होने की वजह से और हमारे राजस्थान में जो गोंडवाना जो प्रांत है वहाँ के क्षेत्र को लेकर के उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर के इन्होंने एक नाम दिया और वो नाम विशेष हमारे सामने ये इस रूप में बाहर निकल के आता है जिसका नाम है गौड़ियन लैंग्वेज या गौड़ प्रांत। और ये गौड़ प्रांत के बारे में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये हमारे मध्य भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इस मध्य भारत में जिस प्रकार की हमारी भाषाएं बोली जाती हैं बस उसी का नामोल्लेख इसमें किया गया है। तो मित्रों हर्षले जी ने जो इस कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द गौड़ियन लैंग्वेज में इसमें हमारी भाषाओं को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा? इसमें इन्होंने 4 भागों में बांटा और वे भाग इसी गौड़ प्रांत के नाम से संबोधित होती हैं। और वे गौड़ प्रांत कौन कौन सी हैं? देखिए मित्रों हमारे सामने गौड़ प्रांत ये हमने नाम लिखा है ये गौड़ प्रांत। ये गौड़ प्रांत को हम इन्होंने हर्षले जी ने 4 भागों में बांट दिया। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? एक बार मैं यहाँ नाम उल्लेख करूँगा। एक तो नाम दिया इसने उत्तरी गौड़ियन। उत्तरी गौड़ियन का मतलब ये है मित्रों इन्होंने जो हमारी भाषाओं का वर्गीकरण किया उस समय उत्तरी गौड़ियन में इसमें वे भाषाएं शामिल कर दी जो उत्तर प्रांत में या उत्तरी भारत में जिस प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं को इसमें शामिल कर लिया। जैसे एक भाषा है गढ़वाली, एक है कुमाऊनी, एक है नेपाली, एक है पहाड़ी। इस प्रकार से इन्होंने इस उत्तरी गौड़ियन में शामिल कर लिया। उत्तरी गौड़ियन में एक तो गढ़वाली, एक पहाड़ी भाषा आ गई और एक आ गई नेपाली भाषा को नेपाली को इस उत्तरी गौड़ियन में शामिल कर लिया। अब इसने दूसरा पार्ट किया। दूसरा पार्ट था इनका दक्षिणी गौड़ियन। तो मित्रों दक्षिणी गौड़ियन का मतलब गौड़ प्रांत का जो दक्षिणी क्षेत्र शामिल होता है वो हमारे भारत में उस समय ये दक्षिण में कहाँ तक था? जहाँ ये मराठी भाषा का बोलचाल होता था वहाँ तक इसका विस्तार कर दिया। इसका मतलब ये है कि मराठी भाषा किस अपभ्रंश से निकली है? वो अपभ्रंश है यहाँ महाराष्ट्री। तो मित्रों यहाँ महाराष्ट्र प्रांत तक इन्होंने दक्षिणी गौड़ियन क्षेत्र को शामिल कर लिया जिसमें मुख्य भाषा को शामिल किया है इसने। किसने? कौन सी भाषा को? इस मराठी भाषा को इसने शामिल कर लिया। अब तीसरा जो भाग है वो मित्रों वो है पूर्वी गौड़ियन। पूर्वी गौड़ियन का मतलब देखिएगा यहाँ हम तीसरा भाग लेंगे। इसका मतलब है पूर्वी गौड़ियन या गौड़ प्रांत का जो पूर्वी क्षेत्र है उस क्षेत्र में जिस प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं उनका नामोल्लेख इस भाषा में कर दिया या इस भाषा के भाग में कर दिया। और पूर्वी गौड़ियन का मतलब कौन सा? मित्रों भारत देश का जो पूर्वी भाग है और उस पूर्वी भाग में हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं और उस भाषा का नाम विशेष दे दिया गया है और वो भाषा का नाम है पूर्वी हिंदी। ये क्या है? पूर्वी हिंदी के नाम से है, पूर्वी हिंदी के नाम से। और इस पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषाओं को इसने शामिल किया वो देखिए। एक तो इसमें बिहारी को शामिल कर लिया। बिहारी या बिहार प्रांत में जिस प्रकार से 3 बोलियां बाहर निकलती हैं, एक तो है भोजपुरी, मैथिली और मगही, जो 3 भाषाएं हैं वो इसमें शामिल कर ली। एक है उड़िया को इसमें शामिल कर लिया। उड़िया या उड़ीसा प्रांत हमारे देश का पूर्वी भाग है। एक शामिल कर लिया बंगाली को शामिल कर लिया या बंगाल में या बंगाल प्रांत में जिस प्रकार की बोली बोली जाती है, भाषा का व्यवहार होता है वो बंगाली के रूप में है। एक है असमिया या असमिया का मतलब है असम राज्य में जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है, बंगाली और असमिया। इन तीनों बोलियों को हर्षले जी ने पूर्वी गौड़ियन में शामिल कर लिया। अब अपना बचता है चौथा भाग और उस चौथे भाग का नाम है पश्चिमी गौड़ियन। तो मित्रों ये पश्चिमी गौड़ियन का मतलब
इसका मतलब ये है कि हमारे भारत देश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, उस पश्चिम क्षेत्र में किस प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, उन सभी भाषाओं को इसमें शामिल कर लिया। और पश्चिमी गोडियन में कौन कौन सी भाषा को शामिल किया? एक तो इसको पश्चिमी हिंदी को शामिल कर लिया। तो पश्चिमी हिंदी का मतलब मित्रों क्या है, आप सभी जानते होंगे। पश्चिमी हिंदी का मतलब ये है कि पश्चिमी हिंदी शोरसनी अपभ्रंश से निकली हुई एक बोली है, और इस शोरसनी अपभ्रंश से निकलने के कारण हमने इस बोली का जो व्यवहार है वो पश्चिम भारत में ज़्यादा हुआ करता था। और पश्चिम भारत में मुख्य रूप से कौन कौन सी बोलियाँ शामिल हो गई? एक खड़ी बोली हो गई, एक ब्रज भाषा होगी, एक कन्नौजी होगी, बांगरू होगी, और इसी के साथ साथ हमारे राजस्थानी भाषा, और इसके साथ हमारी गुजराती भाषा, और इसके साथ साथ जो पंजाबी है वो भी इसमें शामिल कर ली। तो कहने का मतलब पश्चिमी हिंदी में एक पश्चिम हिंदी से निकलने वाली जितनी भी बोलियां हैं उनको शामिल कर लिया, एक राजस्थानी भाषा को शामिल किया, और एक गुजराती को शामिल किया, गुजराती एक शामिल किया, सिंधी को शामिल किया, और एक पंजाबी भाषा को इसने शामिल कर लिया। तो मित्रों, इस प्रकार से हर्षले जी ने जो भाषा का वर्गीकरण किया था, या हम ये कहें कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण हर्षले जी ने किया वो 4 प्रकार से है, और 4 प्रकार हमारे सामने ये हैं, और इनसे संबंधित ये बोलियां हैं। तो मित्रों, इस प्रकार का प्रश्न हमारे कंपटीशन एग्जाम में, नेट के एग्जाम में बहुत बार हमसे पूछा गया है। और इसी के साथ साथ हमारे जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, जैसे सेट का एग्ज़ाम हो गया, नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो गया, और या फिर वरिष्ठ अध्यापक या स्कूल व्याख्याता के एग्ज़ाम हो गए, उस एग्ज़ाम में यह बिंदु महत्वपूर्ण बन जाता है। और यह बनता है कि हर्षले जी के अनुसार दक्षिणी गोडियन या पूर्वी गोडियन में कौन सी बोली सम्मिलित नहीं है या सम्मिलित है। इस प्रकार के प्रश्न हमसे कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो है हमारा किसके आधार पर? हर्षले जी के आधार पर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण है। अब हम दूसरा वर्गीकरण लेंगे। दूसरा वर्गीकरण हम लेके आएंगे, वो है जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार इन्होंने किस प्रकार से भाषाओं का वर्गीकरण किया, उसी के बारे में हम अब इसका नाम उल्लेख करेंगे। अब है जॉर्ज ग्रियर्सन। दूसरा वर्गीकरण हम लेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन। तो मित्रों, ये जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में वापस बताना चाहूँगा, ये वही हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा, और उसी इतिहास में अपने एक भाषाओं का वर्गीकरण करते हैं। और भाषाओं का वर्गीकरण इन्होंने मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। और वे किस प्रकार से बांटा है? इन्होंने कहा कि देखिए, भारत में जो जाति हैं उनका जातियों का आगमन या आर्य जातियों का आगमन 2 शाखाओं में हुआ है। और वो 2 शाखा कौन कौन सी हैं? एक तो फारस की खाड़ी से बाहर निकल करके हमारे सिंध प्रांत में आई है, और एक हिमालय तलहटी से उतर करके नीचे उतर करके मैदानी भाग में आर्य लोगों का आगमन हुआ है। अब फिर वो आर्य लोग बाहर बिखर गए या चारों तरफ बिखर गए। उनके आधार पर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषाओं को 3 भागों में बांट दिया, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं मैं यहाँ नाम उल्लेख करूँगा। एक तो है इन्होंने नाम दिया बहिरंग, एक नाम दिया अंतरंग, और तीसरा नाम दिया इन्होंने मध्यवर्ती। तो मित्रों, इन्होंने ये नाम क्यों दिया? देखिए, इन नामों के पीछे एक यह बात बाहर निकल के आती है कि बहिरंग नाम इन्होंने ही क्यों दिया? क्योंकि बहिरंग नाम इसलिए दिया कि आर्य जो जातियाँ थी, आर्य जो जाति थी वो दक्षिण मध्य एशिया से बाहर निकल के आ रही है, और हमारे सिंध प्रांत में वो निवास कर रही है। और जो आर्य लोग हैं वो भारत के चारों तरफ फैल गए, या बाहर फैल गए, या उसके किनारों वाले क्षेत्र तक फैल गए। उन वाले भाग को इस बहिरंग भाग में शामिल कर लिया। बहिरंग में शामिल कर लिया मतलब बहिरंग का मतलब बाह्य भाग। भाषाओं का भारत में जिस प्रकार से बाह्य भाग है, या बाह्य प्रांत है, या बाह्य राज्य है, उन राज्य को इस बहिरंग भाग में शामिल कर लिया। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, बहिरंग के कौन कौन से हैं? बहिरंग में इन्होंने एक तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को शामिल कर लिया, उत्तरी पूर्वी भाग को शामिल कर लिया। एक तो उत्तरी पूर्वी भाग, और एक है उत्तरी पश्चिमी भाग को शामिल कर लिया, उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी को। और इसमें कौन कौन सी भाषाएं वो देखिए। एक तो एक दक्षिण भाग को शामिल कर लिया। दक्षिण भाग में तो हमारे
दक्षिण क्षेत्र में जो भाषा है वो तो है मराठी। उत्तरी पूर्वी में जो भाषा है वो है पहाड़ी, पहाड़ी भी इसी में शामिल होगी। उत्तरी पश्चिम जो भाषा है, उत्तरी पश्चिम जो भाषा है वो हमारे सामने आ गई सिंधी। तो मित्रों इस प्रकार से ये बहिरंग में मुख्य रूप से ये भाषाएं आ गई। और इसके साथ साथ पूर्व क्षेत्र में पूर्व भाग में भारत का जो पूर्व भाग है उस पूर्व भाग में पूर्वी हिंदी का व्यवहार होता है। और पूर्वी हिंदी में हम कौन कौन सी भाषाओं को शामिल करते हैं? एक तो मित्रों हमारे सामने ये बिहारी भाषा है, एक है बंगला है, एक असमिया है, एक उड़िया है। इस प्रकार से बहिरंग में तो इन भाषाओं को शामिल कर लिया। ये जो भाषाएं हैं ये सारी की सारी जॉर्ज ग्रियर्सन ने भारत के बाह्य भाग में बोली जाने वाली भाषाओं के रूप में शामिल कर लिया। अब बात आती है अंतरंग में। अंतरंग का मतलब ये होता है मित्रों, इसके जो केंद्रीय भाग है, इसका मध्य भारत का जो केंद्र बिंदु है, उस केंद्र बिंदु में जो जिस प्रकार की बोलियां बाहर निकल के आती हैं उन सारी की सारी बोलियों को जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस अंतरंग में शामिल कर लिया। इस अंतरंग का मतलब है इस अंतरंग भाग में जो पश्चिमी हिंदी बोली जाती है, कौन सी पश्चिमी हिंदी बोली जाती है, उस सारी भाषाओं को या पश्चिमी हिंदी से जितनी भी बोलियां निकली हैं उन सभी बोलियों को इसमें शामिल कर लिया। और एक शामिल कर लिया इसने पंजाबी को भी शामिल कर लिया। किसको? पंजाबी को भी शामिल कर लिया। एक हमारी राजस्थानी को भी शामिल कर लिया और एक गुजराती को भी शामिल कर लिया। तो देखिए मित्रों इसमें एक बात ये निकल के आती है, गुजरात जो प्रांत है ये बाह्य प्रांत में शामिल होता है। इस वर्गीकरण के आधार पर बहिरंग वो गुजराती इसी में शामिल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत का जो प्रांत है उसमें शामिल हो जाती है, या बाह्य प्रांत है उसमें यह शामिल हो जाती है। तो मित्रों इस प्रकार से ये गुजराती भाषा है ये इनके आधार पर ये बहिरंग में शामिल होनी चाहिए, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनको अंतरंग में शामिल किया। अंतरंग में शामिल क्यों किया? क्योंकि मित्रों इसके पीछे कारण यह है कि मध्य देश की जो सोरसेनी भाषा है, सोरसेनी जो अपभ्रंश है, और उस सोरसेनी अपभ्रंश का प्रभाव इस गुजराती भाषा के ऊपर पड़ गया, और गुजराती भाषा के ऊपर सोरसेनी अपभ्रंश का प्रभाव पड़ने की वजह से जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसी क्षेत्र में या मध्य भारत में जो जिस प्रकार की बोली बाहर निकल के आती है उनको इसमें शामिल कर लिया। तो कहने का मतलब यही है, गुजराती बोली के ऊपर या गुजराती भाषा के ऊपर सोरसेनी अपभ्रंश का अधिक प्रभाव पड़ने की वजह से ये इसी के समीप की भाषा हो गई। इस प्रकार की भाषा होने के कारण जॉर्ज ग्रियर्सन ने अंतरंग में शामिल कर लिया। इसके साथ साथ इसमें खानदेशी को भी शामिल कर लिया। ये खानदेशी क्या है? खानदेशी का ही दूसरा नाम मित्रों ये भीली है। भीली का मतलब भील जनजाति जिस प्रकार से बोलते हैं उसी के आधार पर इसका नाम दिया। तो ये जो भीली भाषा है, भीली का मतलब ये है कि भील जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली भाषा ही वो खानदेशी है। और खानदेशी का मतलब ये है, या भील जनजाति का मतलब ये है कि हमारे राजस्थान के दक्षिणी प्रांत में मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है, और वो उत्तरी हिस्सा जो पहाड़ी जो क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र में भील जनजातियों का जो निवास स्थान है, उनकी जो भाषा है या उनकी जो बोली है या उनके व्यवहार की जो बोली है उसी को भी इसमें शामिल कर लिया। तो मित्रों इस प्रकार से हमारे सामने जॉर्ज ग्रियर्सन का पहला भाग बाहर निकल के आता है जिसका नाम बहिरंग, दूसरा हमारे सामने आता है वो है अंतरंग, और अब है हमारा ये तीसरा जो भाग है वो हमारे सामने है जो मध्यवर्ती के नाम से है। तो मित्रों ये मध्यवर्ती, ये हमने लिखा नाम, इसका मध्यवर्ती नाम लिखा, ये मध्यवर्ती में उस भाषा को शामिल कर लिया या उन भाषाओं को शामिल कर लिया जो अवध प्रांत में जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है, या अवध प्रांत में जिस प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, या हम ये कहें कि अर्धमागधी से निकलने वाली जो भाषाएं हैं, अर्धमागधी से निकलने वाली जो हैं बोलियां हैं, उन्हीं का उल्लेख इसमें शामिल कर लिया। तो मित्रों इस प्रकार से हमारे सामने जो जॉर्ज ग्रियर्सन का जो मत है वो इसी के आधार पर भाषा का वर्गीकरण बनता है। अब हमारा तीसरा वर्गीकरण आता है और वो है
डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार भाषा का या इस आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इन्होंने किस प्रकार से किया है वो देखिएगा। तो मित्रों, मैं आपको यह बता देना चाहूँगा कि ये जो हम नाम ले रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मैं एक बार नाम लिख रहा हूँ, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी हैं। इन्होंने जो अपना भाषा का वर्गीकरण दिया था, इन्होंने जो भाषा का वर्गीकरण दिया, कौन सी भाषा का वर्गीकरण? ये जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है उनका जो वर्गीकरण किया है, वो वर्गीकरण करते समय या इसका जो वर्गीकरण करते समय डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा कि जॉर्ज ग्रियर्सन का जो भाषाओं का वर्गीकरण है वो अवैज्ञानिक है, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें दिखाई नहीं देता। तो कहने का मतलब यह है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले, नहीं, सुनीति कुमार चटर्जी ने सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन के मत का खंडन किया, या इसने जो भाषा वर्गीकरण किया वो इसके हिसाब से अमान्य है। किसकी दृष्टि से? सुनीति कुमार चटर्जी के हिसाब से। और इसका जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से बना हुआ है, इन्होंने जो अपना वर्गीकरण दिया वो वर्गीकरण हमारे भाषा विज्ञान में या हिंदी भाषा का उद्भव एवं उसके विकास में वो 5 भागों में हमें दिखाई देता है। और 5 भागों में दिखाई देने के कारण इन्होंने उन भाषाओं को उसी क्षेत्र में जिस प्रकार से भाषा बोली जाती थी उन्हीं को शामिल कर लिया, और इनका जो नाम है वो नाम में भी अलग प्रकार से दिया है। जैसे मैं नाम लिखूं, एक तो मैंने नाम लिख दिया, यहाँ पहला नाम लिखा, एक नाम दिया उदीच्य। उदीच्य का मतलब है उत्तर भारत में जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है उनका वर्गीकरण इसमें शामिल कर लिया, या उस भाषाओं को इसमें शामिल कर लिया। और इसमें जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी, उत्तर प्रांत में जो भाषा बोली जाती है मित्रों, वो भाषा हमारे सामने मुख्य रूप से एक तो पंजाबी बाहर निकल के आती है, और एक है हमारे सामने सिंधी भाषा। एक तो है सिंधी, एक है पंजाबी, जो हमारी हिंदी प्रांत का उत्तरी भाग है, या हम ये कहें लहंदा जो भाषा है वो इसी में शामिल कर लिया, किसमें? उदीच्य में। अब दूसरा जो प्रांत नाम आता है वो है इनका दक्षिणात्य। दूसरा है दक्षिणात्य का मतलब हमारे भारत जो प्रांत है उस भारत प्रांत का जो दक्षिण भाग है, या दक्षिण भाग में जिस प्रकार की बोली जाती है उसको शामिल कर लिया। तो मित्रों, हमने दक्षिण भारत में हमारी हिंदी भाषा का जो विस्तार है वो महाराष्ट्र प्रांत तक फैला हुआ है। कहाँ तक है? महाराष्ट्र प्रांत तक है। और महाराष्ट्र में मराठी भाषा का व्यवहार होता है। इस प्रकार से ये दूसरा भाग इसमें शामिल हो गया। अब तीसरा जो भाग है या तीसरा जो उपभाग है, इसका जो वर्गीकरण है वो तीसरा नाम है वो है प्रतीच्य। प्रतीच्य का मतलब क्या है मित्रों? प्रतीच्य का मतलब है पश्चिमी क्षेत्र। वो है प्रतीच्य का मतलब है पश्चिमी भारत। और पश्चिमी भारत में कौन सी बोलियां शामिल होती हैं? प्रतीच्य भाषाएं। और प्रतीच्य भाषा में या हमारे भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है उस पश्चिमी क्षेत्र में ये 2 प्रकार की भाषा बोली जाती हैं। एक तो हमारे सामने मित्रों गुजराती बाहर निकलती, क्योंकि गुजरात जो प्रांत है हमारे पश्चिमी भारत में ही स्थित है, और पश्चिमी भारत में स्थित होने के कारण इस प्रतीच्य भाषा में डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने गुजराती को शामिल कर लिया। अब चौथा जो भाग आता है मित्रों वो होता है प्राच्य। प्राच्य का मतलब होता है पूर्वी क्षेत्र। तीसरा है प्राच्य। प्राच्य में इन्होंने शामिल किया पूर्वी भाग को या पूर्वी भारत को शामिल कर लिया, पूर्वी भाषाएं। और पूर्वी भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं मित्रों? पूर्व भारत का जो प्रांत है उसमें जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है, जिससे मैं नाम लूँ, एक तो हमारे सामने बिहारी के रूप में बाहर निकल के आती है, जो बिहार प्रांत हमारे भारत का पूर्वी क्षेत्र है। एक तो असमिया और बंगाला। इस प्रकार से ये जो भाषाएं हैं इसमें शामिल उड़िया, बंगला और असमिया। इस प्रकार से ये भाषाएं इसमें शामिल हो जाती हैं। या डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने प्राच्य में या
पूर्वी भारत में जिस प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं उनको इसमें शामिल कर लिया। अब देखिए मित्रों, बात महत्वपूर्ण बात हमारे सामने बाहर निकल के आती है, वो है 5 नंबर पे है, वो है मध्य देशीय भारत। मध्य देशीय भाषाएं। मध्य देशीय भाषाओं का मतलब ये है मित्रों कि मध्य भारत में किस प्रकार की भाषा बोली जाती हैं उसका सारा का सारा भाग इसमें शामिल कर लिया। और पश्चिमी मध्य भारत में हम मध्य भारत के बारे में हम यह कह सकते हैं कि हमारे भारत की जो मुख्य बोलियां हैं, जो मध्य भारत प्रांत में जिस प्रकार से व्यवहार के रूप में बोली जाती हैं, वो सारी की सारी बोलियां इसमें शामिल कर लिया। एक तो हमारे सामने है वो पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, वो सारी की सारी बोलियां इस मध्य भारत में शामिल कर लिया। एक हमारी राजस्थानी है, राजस्थानी को भी इसमें पश्चिमी हिंदी में शामिल कर लिया। और एक हमारे सामने है मुख्य रूप से पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का मतलब मित्रों ये है कि अर्ध मागधी अपभ्रंश से निकलने वाली जितनी भी बोलियां हैं, जैसे अवधी है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये जो 3 भाषाएं हैं इसमें शामिल हो गया। और एक आ गई कौन सी, भोजपुरी को भी इसमें शामिल कर लिया, एक मैथिली को भी शामिल कर लिया। तो इस प्रकार से मित्रों ये भाषाएं मगही मध्य भारत में शामिल कर लिया, या मध्य भारत में जिस प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं उन सारी भाषाओं को डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने शामिल कर लिया। तो कहने का मतलब मेरा यही है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण किया है वो वर्गीकरण मुख्य रूप से 5 रूप में किया है। और 5 भागों का नाम हमारे सामने इस प्रकार से हैं। उद्देश्य का मतलब उत्तर प्रांत में बोली जाने वाली, दक्षिणात्य का मतलब दक्षिण भारत में जिस प्रकार की बोली जाती है वो, प्रतीच्य का मतलब पश्चिम भारत में किस प्रकार की बोली जाती है वो, प्राच्य का मतलब पूर्वी क्षेत्र में किस प्रकार की बोली जाती है वो, और फिर है मध्य देशीय भाषा। इस प्रकार से यह भाषा वर्गीकरण सुनीति कुमार चटर्जी ने जिस प्रकार से दिया, उस चटर्जी के या इस भाषा वर्गीकरण को लेकर के बहुत सारे भाषा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का जो भाषा वर्गीकरण है वो सबसे उत्तम है और ये सरल भी है, और ये स्वाभाविक रूप में दिया गया है। किस रूप में? स्वाभाविक रूप में वर्गीकरण किया है। और ये वर्गीकरण किनका? केवल भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषाओं का वर्गीकरण किया था उसका खंडन करते हुए डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपना भाषा वर्गीकरण इस प्रकार से दिया है। तो हमारे सामने एक प्रश्न बनता है कि भाषा या आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सबसे सरल वर्गीकरण किसने दिया? तो मित्रों, सबसे सरल जो वर्गीकरण है वो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के आधार पर ही हम मान सकते हैं। अब अगला जो वर्गीकरण हम लेके आएंगे और वो वर्गीकरण है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। मैं नाम लिखूँगा यहाँ मैं नाम लिख रहा हूँ, वो नाम है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो मित्रों, धीरेन्द्र वर्मा ने जिस प्रकार से अपना भाषा का वर्गीकरण दिया था वो वर्गीकरण एक प्रकार से डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने जिस प्रकार से अपना वर्गीकरण दिया है उसी का वो अनुकरण किया है। यों कि यों जिस प्रकार से चटर्जी का भाषा वर्गीकरण है वैसा का वैसा वर्गीकरण डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने अपने वर्गीकरण में, अपनी पुस्तक में या अपनी कृति में अपने भाषा वर्गीकरण को यूं की यूं छाप दिया। तो कहने का मतलब हमारे सामने इस प्रकार से विद्वानों के आधार पर भाषाओं के वर्गीकरण बाहर निकल के आते हैं। तो पहले वर्गीकरण को हमने इस प्रकार से पढ़ा। पहला वर्गीकरण हमारे सामने हर्षले जी ने प्रकट किया, फिर दूसरा वर्गीकरण हमारे सामने दिया, हमारी भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण इन्होंने दिया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। तीसरा वर्गीकरण हमारे सामने ये रहा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का, और पांचवा जो वर्गीकरण है वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने दिया। वो किस प्रकार से दिया? जिस प्रकार से डॉक्टर चटर्जी ने वर्गीकरण दिया था उसी की नकल करके डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपना वर्गीकरण पेश कर दिया। तो इस प्रकार से भाषा वैज्ञानिक के आधार पर हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हमारे सामने इस प्रकार से आता है। अब हम बात करते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वमान्य वर्गीकरण कौन सा है, उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे।
देखिए मित्रों, हम इसका वर्गीकरण पहले भी दे चुके हैं या पहले भी हम इसका वर्गीकरण कर चुके हैं, लेकिन आज हम आधुनिक भारतीय भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं और आधुनिक भारतीय भाषाओं का अध्ययन करने के कारण हम आज का जो सर्वमान्य भाषा वर्गीकरण है उसको भी हम यहाँ एक बार वापस दोहराना चाहेंगे। तो मित्रों, वो अपना वर्गीकरण इस प्रकार से है जो सर्वमान्य है, या हमारे भाषा विज्ञान में इस प्रकार से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण दिया गया है। और वो वर्गीकरण हम इस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं कि हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। इससे पहले हमारे सामने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण था, वो वर्गीकरण हमारे सामने 7 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? वो 7 भागों में बटा हुआ था। मतलब ये है कि उस समय मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का जो रूप था वो 7 अपभ्रंश के रूप में था। और वो 7 अपभ्रंश कौन कौन से हैं मित्रों, मैं यहाँ नाम वापस लिखना चाहूँगा। एक तो था शोरसेनी अपभ्रंश, जो सूरसेन प्रांत में बोला जाया कर इसका व्यवहार होता था। शोरसेनी अपभ्रंश। तो मित्रों, इस शोरसेनी अपभ्रंश से हमारे सामने बहुत सारी बोलियां बाहर निकल के आती हैं। एक तो बोली बाहर निकल के आती है, वो नाम है, पहली है पश्चिमी हिंदी। तो मित्रों, पश्चिमी हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है और पश्चिमी हिंदी से बाहर निकलने वाली बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं, मैं यहाँ नामोल्लेख करूँगा। एक नंबर पे है हमारी खड़ी बोली। खड़ी बोली का मतलब है दिल्ली के आसपास जिस प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं वो सारी की सारी हमने खड़ी बोली में शामिल कर लिया। दूसरा जो भाग है या पश्चिमी हिंदी से बाहर निकलने वाली वो है, दूसरी बोली है वो है ब्रज भाषा। तीसरी जो है वो है बुंदेली है। बुंदेली का मतलब बुंदेलखंड में जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है वो है। अगला है 4 नंबर पे है वो है बांगरू है। बांगरू का मतलब हमारे हरियाणा प्रांत में जिस प्रकार की बोली बोली जाती है इसी का वो ही बांगरू है। इसी का दूसरा नाम है हरियाणवी। और 5 नंबर पे पश्चिमी हिंदी से बाहर निकलने वाली है वो है कन्नौजी। तो मित्रों, इस प्रकार से हमारे सामने पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां बाहर निकलती हैं। पश्चिमी हिंदी से ये निकली। दूसरी हमारी बाहर निकलती है वो है राजस्थानी। और राजस्थानी को लेकर के बहुत सारे भाषा वैज्ञानिक ये कहते हैं कि शोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास नहीं होता। शोरसेनी अपभ्रंश का ही दूसरा नाम है या दूसरा वर्ग बाहर निकल के आता है जिसका नाम है गुर्जरी अपभ्रंश। बहुत सारे भाषा वैज्ञानिक ये मानते हैं, लेकिन हम सर्वमान्य तथ्य को यहाँ पेश करेंगे। और सर्वमान्य तथ्य यही कहता है कि राजस्थानी शोरसेनी अपभ्रंश से बाहर निकली हुई एक बोली है। तो मित्रों, इस प्रकार से शोरसेनी अपभ्रंश से दूसरी भाषा बाहर निकल के आती है जिसका नाम क्या लिया हमने? राजस्थानी। राजस्थानी की 7 उपबोलियां हैं। राजस्थानी की मित्रों हमारे सामने 7 उपबोलियां बाहर निकल के आती हैं। वो कौन कौन सी है, मैं नाम लेना चाहूँगा। एक तो हमारे सामने है मारवाड़ी, एक है मालवी, एक है मेवाती, एक है डुंडारी, एक है हाड़ौती और एक है बांगड़ी। इस प्रकार से हमारे सामने ये 7 उपबोलियां बाहर निकल के आती हैं। मैं यहाँ नामोल्लेख करूँगा। एक तो हमारे सामने है मारवाड़ी, एक है मेवाड़ी, एक है मालवी, एक है मेवाती, एक है हाड़ौती। हाड़ौती का मतलब हाड़ौती प्रांत जो है कोटा बूंदी टोंक और झालावाड़ वाला क्षेत्र है। एक है डुंडारी। डुंडारी का मतलब ये है मित्रों, डुंडारी जो ढूंढाड़ प्रांत है या जयपुर का जो प्रांत है वो डुंडारी है। वांगड़ी। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये बोलियां राजस्थानी से बाहर निकलती है। तो मित्रों, अब हमारा तीसरी जो भाषा है वो हमारे सामने प्रकट होती है वो है हमारे सामने जिसका नाम है गुजराती। गुजराती भी पश्चिमी हिंदी से बाहर निकलती है। 4 नंबर पे है वो है पहाड़ी। और पहाड़ी से जो बोलियां बाहर निकलती हैं तो मित्रों वो बोलियां कौन कौन सी हैं वो देखिएगा। पहाड़ी में मुख्य रूप से हम उनको शामिल कर सकते हैं, जैसे पहाड़ी का मतलब हिमालय प्रदेश में जिस प्रकार की बोलियों का व्यवहार होता है उन्हीं का हम यहाँ नामोल्लेख करेंगे। एक तो है हमारे सामने गढ़वाली जो गढ़वाल प्रांत में बोली जाती है। एक है हमारे सामने कुमोयानी।
कुमुयानी। कुमुयानी का मतलब कुमायूं हिमालय के आसपास जिस प्रकार की बोली बोली जाती है वो है, और बाकी पहाड़ी प्रांत में जिस प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं वो इस शोरसेनी अपभ्रंश में शामिल हो जाती है। तो कहने का मतलब शोरसेनी जो प्रांत है बोली के आधार पर या भाषा के आधार पर बहुत बड़ा प्रांत है। एक तो अपभ्रंश ये हो गया। अब हम बात करें दूसरे अपभ्रंश की, तो मित्रों दूसरा जो अपभ्रंश है वो अपना मागधी अपभ्रंश है। कौन सा है? मागधी अपभ्रंश। तो मित्रों मागधी अपभ्रंश का मतलब ये है कि यहाँ से जो बाहर निकलने वाली जो बोलियाँ हैं वो मुख्य रूप से चार हैं। चार कौन कौन सी? एक तो मुख्य रूप से एक है बिहारी, एक तो हमने नाम लिखा बिहारी, एक हमारे सामने है बिहारी। तो मित्रों बिहारी से हमारे सामने तीन उपबोलियां बाहर निकल के आती हैं। पहली बोली है वो है भोजपुरी, दूसरी है वो है मैथिली जिसमें लोक साहित्य बहुत ज़्यादा लिखा गया है, और तीसरी हमारे सामने है वो है मगही। तो इस प्रकार से बिहारी का उद्भव किसी से हुआ है? वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है, और मागधी अपभ्रंश से बिहारी का विकास होने के कारण बिहारी से या बिहार प्रांत में तीन प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। दूसरी मागधी अपभ्रंश से निकलने वाली दूसरी वो है जिसका नाम है असमिया। असमिया, असमिया का मतलब असम प्रांत में जिस प्रकार की बोली जाती है वो एक है बंगला और एक है उड़िया। तो इस प्रकार से मित्रों मागधी अपभ्रंश से ये चार बोलियां बाहर निकलती हैं, और बिहारी से ये बाहर निकल के तीन बोलियां आती हैं। इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रांत हो गया, दूसरा वर्ग हो गया भाषा के आधार पर मागधी अपभ्रंश। तीसरा हमारे सामने है वो है अर्ध मागधी अपभ्रंश। अर्ध मागधी अपभ्रंश। तो मित्रों इस अर्ध मागधी अपभ्रंश का ही दूसरा नाम हमारे सामने है पूर्वी हिंदी के रूप में, पूर्वी हिंदी के रूप में। और इस पूर्वी हिंदी से हमारे सामने तीन बोलियां बाहर निकल के आती हैं, और वो तीन बोलियां कौन कौन सी हैं? वो तीन बोलियां हमारे सामने ये हैं कि उत्तर प्रदेश का जो अवध प्रांत है, उस अवध प्रांत में जिस प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, एक तो वो अवधी के रूप में है, दूसरी है बुंदेली है। बुंदेली का मतलब यह है कि बुंदेलखंड में जिस प्रकार की बोली बोली जाती है वो, और तीसरी हमारे सामने है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी का मतलब छत्तीसगढ़ का जो पठार है या छत्तीसगढ़ का जो प्रांत है, उस प्रांत में जिस प्रकार की बोलियां बोली जाती है उन्हीं का भाग इसमें शामिल हो जाता है, जिसका नाम है पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी का जो विकास होता है वो अर्ध मागधी अपभ्रंश से होता है। अब इस प्रकार से हमारे तीन अपभ्रंश तो यहाँ तक खत्म हो गए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले अपभ्रंश के रूप में। अगला अपभ्रंश हमारे सामने 4 नंबर पे आता है, वो है महाराष्ट्री अपभ्रंश। महाराष्ट्री अपभ्रंश। तो मित्रों महाराष्ट्री अपभ्रंश से हमारे सामने एक बोली बाहर निकल के आती है जिसका नाम है मराठी। तो मराठी कौन से अपभ्रंश से बाहर निकलती है? वो महाराष्ट्री अपभ्रंश से बाहर निकलती है। फिर हमारे सामने आती है पैसाची। 5 नंबर पे हमारे सामने जो अपभ्रंश है वो है पैसाची। और पैसाची अपभ्रंश से 2 बोलियां बाहर निकलती हैं जो महत्वपूर्ण है, जो पंजाब प्रांत में जिस प्रकार की बोली बोली जाती है उनका नाम हम यहाँ शामिल कर सकते हैं। एक तो पंजाबी बोली है और एक लहंदा भाषा है। लहंदा ही एक प्रकार से सिंध प्रांत में बोली जाती है, या हम कहें कि पंजाब की दूसरी जो लोकल लैंग्वेज है जिसका नाम हम लहंदा के नाम से जानते हैं। एक हमारे सामने है खस। 6 नंबर का जो अपभ्रंश है वो है खस अपभ्रंश। तो मित्रों ये खस अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश पहाड़ी क्षेत्र में जिस प्रकार की बोलियां बोली जाती है, पहाड़ी में जिस प्रकार की बोली बोली जाती है उनका जो विकास होता है वो खस अपभ्रंश से माना गया है। अब हम 7 नंबर का अपभ्रंश लें जिसका नाम है ब्राह्मण। 7 नंबर का अपभ्रंश हमारे सामने है ब्राह्मण। ये रहा ब्राह्मण। तो मित्रों इस ब्राह्मण अपभ्रंश से हमारे सामने एक भाषा बाहर निकल के आती है जिसका नाम है वो है सिंधी भाषा। तो मित्रों इस प्रकार से हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। जो हमारे सामने ये जो वर्गीकरण है, यही वर्गीकरण भाषा वैज्ञानिकों के आधार पर सर्वमान्य भाषा वर्गीकरण है। तो मित्रों हम इसी को आधार मान करके हम आगे का अध्ययन हम शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी जो हिंदी भाषा है, हमारी जो मुख्य रूप से हिंदी भाषा है, उस हिंदी भाषा का जो
विकास है, एक तो शोरसेनी अपभ्रंश से मुख्य रूप से माना गया है, एक मागधी अपभ्रंश से माना गया है और एक अर्धमागधी अपभ्रंश। कहने का मतलब हमारी हिंदी भाषा में मुख्य रूप से शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और ये 3 अपभ्रंश से ही मिलकर के बना हुआ है। या हम ये कहें कि हमारी जो आज की जो हिंदी भाषा है, उस हिंदी भाषा में मुख्य रूप से ये 3 अपभ्रंश ही आपस में मिले हुए हैं और इन तीनों अपभ्रंशों के संयोग से हमारी जो मानक हिंदी का रूप निर्धारित होता है वो इसी प्रकार से बनता है। या इन बोलियों से बहुत सारे शब्द ग्रहित कर लिए गए और ग्रहण करने के बाद हमारी हिंदी भाषा का जो रूप बनता है वो हमारे सामने आज प्रकट होता है। और इसी के साथ कुछ एक लक्षण हमारी हिंदी भाषा में मराठी की भी आ गए हैं, कुछ एक हमारे पेशाची अपभ्रंश से भी आ गए, कुछ एक लक्षण हमारे खस अपभ्रंश से भी आ गए और कुछ एक लक्षण हमारी हिंदी भाषा में किसके आ गए हैं, ये ब्राचड़ अपभ्रंश के रूप में आ गए हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा का आधुनिक वर्गीकरण है उसको हम इस प्रकार से पढ़ते हैं और यही प्रश्न हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी पेपर को उठा करके देख लीजिए मित्रों, किसी भी पेपर को उठा करके देख लीजिए, उस पेपर में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण है वो उनसे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न, 1 या 2 प्रश्न हमारे सामने मिल ही जाएंगे या हमें देखने के लिए मिल ही जाएंगे। तो ये जो वर्गीकरण है प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है और जुड़ा होने के कारण हमारा जो पाठ्यक्रम है या हमारी हिंदी विषय से संबंधित जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा या कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, उस कंपटीशन एग्ज़ाम में मुख्य रूप से ये जो भाषा का वर्गीकरण है, विद्वानों के अनुसार भाषाओं का वर्गीकरण है, उनसे संबंधित हमारे सामने 2 प्रश्न अवश्य मिल जाएंगे। तो मित्रों, मैं यह कहना चाहूँगा कि यही भाग है जो हमारी हिंदी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में बाहर निकल के आता है और इसके बाद में हमारा जो अध्ययन शुरू होता है वो प्रत्येक भाषाओं को लेकर के इसके लक्षण के रूप में प्रकट होते हैं, इसके साहित्य के रूप में प्रकट होते हैं और उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ मैं इस अध्ययन बिंदु को समापन करना चाहूँगा। अगला जो अपना अध्ययन बिंदु है वो हमारा अध्ययन बिंदु प्रत्येक बोलियों से संबंधित अध्ययन बिंदु रहेगा। तब तक के लिए आपको शुक्रिया, धन्यवाद।